गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का लेसन 5 पढ़ेंगे। तो बच्चों ये लेसन 5 क्या है? जन संघर्ष और आंदोलन। इसके एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। तो इस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? कुछ याद है? थोड़ा चलिए बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं हम लोग कि इस लेसन में क्या था कि जन संघर्ष यानी जो जनता होती है वो कैसे संघर्ष करती है और अपने आंदोलन के द्वारा लोकतंत्र में क्या उनकी भूमिका होती है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि सत्ता पे जो रहते हैं सत्ताधारी वो आज़ाद नहीं है, और जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बैठाना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि आम नागरिक भी विभिन्न तरीके संगठन के द्वारा लोकतंत्र में अपनी भूमिका किस तरह निभाते हैं, और इस अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने वाले तरीके, दबाव समूह, आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था नेपाल का लोकतंत्र का आंदोलन, और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? बोलीविया का जल युद्ध। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि 2006 में नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और वहाँ के राजा के खिलाफ एक 7 पार्टी अलायंस जो है गठबंधन हुआ था, और उसमें लोगों ने अपनी मांगों को रखा था। और उसके बाद बोलीविया की जल संघर्ष में क्या पढ़ा था बच्चों? बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष किया था, जिसमें वहाँ की सरकार ने जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। तो बाद में लोगों ने विरोध किया और लोगों को, जनता को सफलता मिली। तो ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पे। ये है आपका स्क्रीन पे, आप देखिए जन संघर्ष आंदोलन पार्ट 2 है। इसमें चर्चा के बिंदु जो भी हैं इन पे आप डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन दबाव समूह जो है वो भी नीतियों को, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक पार्टी के समान दबाव समूह भी जो होते हैं उनका भी लक्ष्य सत्ता पे प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, हिस्सेदारी का नहीं होता है। वो दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब एक समान पेशा, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहते हैं। तो चलिए अब हम इसमें आपको वर्ग विशेष का हित समूह और जन सामान्य का हित समूह, ये आपको दोनों पे हम चर्चा करते हैं। हित समूह जो होता है बच्चों वो अमूमन समाज के किसी खास हिस्से और समूह के हित को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यावसायिक संगठन, पेशेवर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, और इस तरह जो है ये सब जो है वो दबाव समूह के उदाहरण हैं। और क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके जैसे मजदूर वर्ग को, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति अथवा किसी धर्म विशेष के अनुयायी किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इनकी रक्षा करना ज़रूरी होती है। ऐसा जो संगठन होता है बच्चों वो जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उसमें उसके सदस्यों को कोई लाभ, जैसे बोलीविया का फेडिकोर संगठन था। तो बोलीविया के फेडिकोर संगठन में सब लोगों ने मिलकर क्या हुआ था, जल आपूर्ति के खिलाफ एक संगठन किया था कि जल पे लगाए गए टैक्स को कम किया जाए। उस पे जल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। अंत में इस आंदोलन में सबको सफलता मिली और बहुराष्ट्रीय कंपनी को उनकी छोड़ना पड़ा, सरकार को आंदोलनकारी की मांगों को मानना पड़ा। तो ये हम आपको बताते हैं कि जो दूसरे तरह के जन समूह होते हैं वो ऐसे लोक कल्याणकारी संगठन होते हैं, ऐसे संगठन जो किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित यानी जनता के हित के लिए काम करते हैं। इनका लक्ष्य किसी एक सदस्य के नहीं, किसी की मदद करना नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ लड़ने वाले समूहों को बता सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों के लिए
जो जो बोझ के तले ये तब पड़े हुए हैं, पिस रहे हैं, उनके खिलाफ जो लोग काम करते हैं, जन सामान्य हित के लिए ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह को हम कह सकते हैं कि ये जन सामान्यकारी या लोक कल्याणकारी समूह है। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, आप देखिए, हम वाम सेफ आप स्क्रीन पे देख रही हैं। वाम सेफ हम बताते हैं इसका फुल फॉर्म पहले, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये इसका काम क्या था कि ये जो बैकवर्ड लोग थे, ये जन सामान्य को छोड़ के जो मज़दूर वर्ग के लोग थे, उन सब के जो बंधुआ मज़दूरों की बोझ तले पिस रहे लोग थे, इनके लोगों के खिलाफ लोग उठ के खड़े होने का काम किया था। तो चलिए यहाँ पे हम आपको इंडोनेशिया का एक भूमि सुधार आंदोलन के बारे में बताते हैं बच्चों, कि पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान जो हैं 2004 में इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गए थे। किसान अपने परिवार के किसानों का ये कहना था कि हमें अपना फॉर्म लौटा दिया जाए, और ये जो है ये विश्व व्यापार संगठन और जो नियम कानून थे उनके, उसका विरोध कर रहे थे। इनका कहना था ज़मीन नहीं तो वोट नहीं। ये उनका ये ऐलान था कि अगर किसी उनका ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार को भूमि सुधार के पक्ष में नहीं लिया गया तो इंडोनेशिया में रह रहे राष्ट्रपति को पहले प्रत्यक्ष चुनने के लिए बहिष्कार करें। तो ये हमने देखा कि कैसे जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, वो 15,000 भूमिहीन किसान ये अपनी मांगों को लेके आगे आए। तो इसी तरह आपने बोलीविया का फेडिकोर संगठन के बारे में भी आपने पढ़ा, वो भी मैंने आपको बताया कि फेडिकोर संगठन यह जलापूर्ति के लिए जो है, आपको अभी मैंने बताया। तो ये है अब हम आपको बताते हैं आंदोलनकारी समूह। जो दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह होते हैं। अधिकतर आंदोलन क्या होते हैं बच्चों, किसी खास मुद्दे पे केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन को एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जैसे नेपाल में जो उठा था लोकतंत्र का आंदोलन, उसका उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा जो है लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, और भारत में जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पे इसमें क्या हुआ था बच्चों, कि नर्मदा नदी पे बनाए जा रहे सरोवर बांध के कारण जो लोग विस्थापित हो गए थे, यह आंदोलन इसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था, और इसका मेन उद्देश्य था कि बांध को बनने से रोकना। और धीरे धीरे इस आंदोलन ने क्या हुआ, एक व्यापक रूप ले लिया। इसने सभी बांध और विकास के मॉडल के सवाल उठाए गए। ऐसे आंदोलन जो होते हैं बच्चों, आंदोलनकारी समूह के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। आंदोलनकारी समूह, ऐसे आंदोलन में नेतृत्व तो बहुत स्पष्ट होता है, उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय के लिए ही सक्रिय हो पाते हैं। और ये हम फिर आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं जैसे पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन, ऐसे आंदोलन जो होते हैं, इनका नियंत्रण और दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन किसी खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल किया जाते हैं। इन सबके संगठन अलग अलग होते हैं, इनके नेतृत्व भी अलग अलग होते हैं, और इनके नीतिगत मामलों के साथ इनकी अलग राय भी अलग होती है। इसके सबके बावजूद ये एक ऐसे उद्देश्य में शामिल रहते हैं, इनके एक आंदोलन के साथ में शामिल रहते हैं, उनका एक दृष्टिकोण रहता है। इसे हम आंदोलनकारी समूह कहते हैं। वामसेफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, बोलीविया का जल आपूर्ति संगठन के बारे में बता दिया। अब चलिए हम स्क्रीन पे देखिए NAPM संगठन। तो कुछ ऐसे संगठन होते हैं बच्चों, ऐसे पर्यावरण आंदोलन होते हैं, ऐसे व्यापक आंदोलन का एक समावेशी संगठन होता है जो विभिन्न मुद्दों पे संघर्ष करे। अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM, ऐसे संगठनों का संगठन है जिसमें विभिन्न मुद्दों पे संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी जो समूह होते हैं वो इस संगठन में शामिल होते हैं। और यह संगठन क्या करता है बच्चों, अपने देश में अनेक जन आंदोलन की गतिविधियों के ऊपर तालमेल बनाए रहता है।
तो हमने आपको संगठन के बारे में सारे बताया और जो संगठन जितने भी फेडकोर है और वामसेफ है, बोलेविया है, एनपीएम है, इन सब के बारे में आपने बताया, आंदोलन सुना और आंदोलनकारी समूह के बारे में भी आपने देखा। तो बच्चों, दबाव समूह जो आंदोलन जो होते हैं वो अपने लक्ष्य और गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाते हैं, बैठक आयोजित करते हैं, अर्जी दायर करते हैं आदि इन तरीकों का वो सहारा लेते हैं और इसमें मीडिया को भी प्रभावित करते हैं, मीडिया का भी सहारा लेते हैं। और इसमें भी हम आपको बता दें कि ऐसे समूह अक्सर हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाले इसका भी सहारा लेते हैं, जैसे मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन। अधिकतर आंदोलनकारी समूह जो होते हैं ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दबाव समूह जो आंदोलनकारी हैं वो ऐसे चीज़ों का भी सहारा लेते हैं जैसे सरकार उनके तरफ अट्रैक्ट हो, यानी उनकी बातों को सुने। इसके लिए वो सरकारी कामकाज में बाधा भी पहुंचाते हैं। और हालांकि जो दबाव समूह होते हैं और जो आंदोलन होते हैं दलीय, सीधे राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन वो राजनीतिक दल से संबंध तो नहीं होते, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलन की राजनीतिक विचारधारा होती है, बड़े बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। अब देखिए, जैसे हम स्क्रीन पे आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में, कि हमने आपको बताया कि दबाव समूह आंदोलन सीधे राजनीतिक पे भाग नहीं लेते, लेकिन ये ऐसे लोग, इनका एक राजनीतिक पक्ष होता है, इनकी राजनीतिक विचारधारा होती है और ऐसे लोग जो है राजनीतिक दलों पे आंदोलन से संबंध नहीं होते, लेकिन राजनीतिक पक्ष इनका ज़रूर होता है। कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है। कुछ मामले में दबाव समूह जो होता है राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं, उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। कुछ दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, भारत के जो अधिकतर मजदूर संगठन है और छात्र संगठन है, ये बड़े बड़े राजनीतिक दल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इतने जन संघर्ष के बारे में देखा और अब हम इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं दबाव समूह राजनीतिक दल के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स पे हम आपको क्लियर कर दें कि ऐसे दबाव समूह के जो नेता होते हैं वो अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता ही होते हैं। कभी कभी जो ये आंदोलन होता है वो राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेता है। जैसे विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया था बच्चों। इस आंदोलन की जब समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। अब देखिए, असम गण परिषद का रूप ले लिया तो ये भी आंदोलन जो है ये क्या हुआ, राजनीतिक जो दल का रूप अख्तियार कर लिया। तो बच्चों हम आपको जो समझा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। पॉइंट वाइज आप एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और सारी पॉइंट्स तो मैं नहीं लिख सकती, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग मेन डिस्कस कर रहे हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में, कि किस तरह से जो असम आंदोलन चला, जब आंदोलन समाप्त हुआ तो उसने एक पार्टी का रूप ले लिया जिसको असम गण परिषद कहते हैं। उसी तरह हम आपको बताते हैं 1930 से 1940 के बीच में जो तमिलनाडु में एक समान सुधार आंदोलन चला था, उसमें डीएमके और एआईडीएमके के जैसे पार्टियों की जड़ों ने समाज सुधार आंदोलन में इन पार्टियों की ही जड़ें थी। तो क्या होता है बच्चों कि अधिकतर दबाव समूह और आंदोलन जो होता है वो राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह चलते रहते हैं। तो राजनीतिक दल के जो अधिकतर नेता होते हैं वो दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह से ही आते हैं। गौर से मेरी बातों को सुनिए, रोज राजनीतिक दल के जो अधिकतर नेता होते हैं वो दबाव समूह आंदोलनकारी समूह से ही आते हैं। अब हम आपको लास्ट पॉइंट पे एक थोड़ा एग्जाम्पल दे दें कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो था ये केन्या में हुआ था। इसमें केन्या में क्या हुआ था कि इस ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के तहत केन्या में 3 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। इस आंदोलन के जो नेता थी वांगरी मथाई सरकारी अधिकारी और राजनेता के से बहुत नाखुश थे और उनका कहना था कि 1970 से 80 के बीच में किसानों के वृक्षारोपण के लिए जब वो उत्साहित कर रही थी उन लोगों को कि वृक्षारोपण करने के लिए
किसानों को, तो उन्हें पता चला कि सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं वही वनों के अधिकतर विनाश के जिम्मेदार हैं। और इन लोगों ने, जो उनके अपने ख़ास लोग थे, जो अपने डेवलपर्स को ज़मीन और वृक्ष अवैध रूप से दे दिया था। तो इस तरह से 1980 में राष्ट्रपति ने क्या किया कि आपसी में जातीय समुदाय को आपस में भिड़वा दिया, और इसका ये हुआ रिज़ल्ट कि केन्या के जो लोग थे उन लोगों की आजीविका और अधिकार उनकी ख़त्म हो गई। कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, और जो वहाँ के शासक दल के समर्थक थे उन्हीं को ज़मीन मिली, और लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन के पक्ष में बोलने वाले जितने भी लोग थे वो सब विस्थापित हो गए। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने आपको समझाया कि समाज में आंदोलनकारी और इन लोगों दबाव समूह का राजनीतिक दल से बहुत ज़्यादा संबंध रहता। तो चलिए बच्चों, आज ये लेसन ख़त्म हुआ। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में नए लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।